रहूंगा। इनको चारों तरफ हाथ पैर पसरे बैठी हुई है, वो शैतान को कैसा मारना क्या मारना MK-61 के माध्यम से सोचेंगे, आगे समय आएगा उसको कैसा मारना है। और ये कहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जाति के दो पहलू के ऊपर मैं सोचता हूँ। एक मनुष्य को अलग अलग समुदाय में बांटती है, एक पहला एक उसका ये, और दूसरा एक के ऊपर जाति की सीढ़ी में खड़ा करता है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से हमारे सामने जाति खड़ी है। अब ये जाति तो बाबा साहब caste in India में the Hindu migrate in the other region of that India caste would दुनिया का सबसे कि बाबा साहब कहते कि भाई यदि यहाँ पे यानी 1916 में आज 104 साल पहले, और ये बात बाबा साहब क्यों कहते क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग है अकॉर्डिंग टू वेल नोन एथनोग्राफिक स्टडी बात करते हैं, यहाँ जितना भी पॉपुलेशन है इंडियन है वो सबका मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? मंगोलियन का मिक्सचर है, आर्यन का मिक्सचर है, द्रविडियन का मिक्सचर है, शानको का मिक्सचर है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। और ये कहने के बाद में बोलते ये सब है यहाँ पे, तो भी हम यहाँ रक्त भेद और जात दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज विजातीय है। यदि विजातीय है तो ये जितने सैद्धांतिक है, ये जो उसने DR भंडारकर का जो फॉरेन एलिमेंट्स इन हिंदू पॉपुलेशन का एग्जांपल दिया, और वो किताब में उसमें भी ग्रंथ में भी लिखा है, यहाँ का जो जाति में जो रक्त भेद, जो वंश शुद्ध और रक्त शुद्ध की बात करते हैं, वंश शुद्ध और रक्त शुद्ध ये इंडिया में है ही नहीं। जो राजपूतों में राजपूती की बात करते हैं या मराठा की बात करते हैं, इतना ही नहीं, जो खुद को शुद्ध समझते हैं वो ब्राह्मणों की भी बात करते हैं। इसमें भी विदेशियों का मिश्रण है। इसलिए देखा जाए तो यहाँ की सभी जात इक्वल है, वैसा देखा, यानी जात का यहाँ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी ये इस चीज जो ये करते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई जो विद्वान है, जो दुनिया के जो एथनोग्राफिस्ट है या जो सोशोलॉजिस्ट है, वो फ्रांसिस के विद्वान सेनार से लेकर नेस्फिल्ड से लेकर रिश्ते से लेकर केतकर तक का सभी का जाति के बारे में जो डिफाइन किया, बाबा साहब कहते हैं कि ये जो जाति का डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन ये अपने आप में एक ये पूरा नहीं हो सकता। कि दुनिया में यदि जाति भेद होगा तो रंग भेद है, काले गोरों का प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया में जाति भेद का प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ तो एक ही जाति में उपजाति में उसके जाति में इतने सर्कल में बांटी है कि वो अपने एक दूसरे के लिए दरवाजे बंद करके रखे है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। और भारत में बहिर्गोत्र विवाह से लेके ये सब बातें बाबा साहब कास्ट इन इंडिया में कहते हैं। और ये सब बातें कहते हैं बाबा साहब कहते हैं फिर पूरे भारत में जाति प्रथा पंथी कैसे फैली, तो फिर वो बोलते हैं कि भाई जाति प्रथा की ऐसी मान्यता है कि एप्लीकेशन से वित्तीय काबिले के संगठनों के प्रचलन से या नई धारणा को जन्म से संकर जातियों के या ऑर्डिनेंस या माइग्रेशन से ये जाति प्रथा फैली, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यह जाति की निर्मित इससे यदि फैली होंगी तो फिर ये यहाँ इतने हजारों साल से ये पैदा कैसे हुई, तो उसमें बाबा साहब ब्राह्मण या पुरोहित समाज ने 4 वर्गों में विभाजित किया। अब वो 4 वर्ण की बात तो आपने कही अभी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ये यदि 4 वर्ण में फैली है तो फिर इसमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था का वैशिष्ट्य क्या है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था का वैशिष्ट्य ये है कि वो जो माइनॉरिटी या जो माइनॉरिटी लोग जो रूलिंग क्लास है उसको यानी ज्यादा फायदा पहुंचाती है, और जो मेजोरिटी पीपल्स है, जो बहुजन समाज है, उसको ज्यादा विक्टिम्स है या उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। फिर विक्टिम्स कौन है और बेनिफिशियरीज कौन है? बेनिफिशियरीज ऑफ द सोशल सिस्टम के बाद जब बाबा साहब कहते हैं तो बेनिफिशियरीज ऑफ सोशल सिस्टम में ये त्रिवर्णिक ऊपर के तो शूद्रों को छोड़ के ब्राह्मण बनिया और वर्णी, इसके बाद कहते हैं विक्टिम्स में कौन है? विक्टिम्स है 85 लोग, ये विक्टिम्स है करके बाबा साहब कहते हैं। अब ये यदि विक्टिम्स है तो फिर ये समाज व्यवस्था किस काम की है? ये समाज व्यवस्था धार्मिक और सामाजिक रूपों में अन्याय नहीं करती है, तो ये डिग्निटी यानी बिलो ये नीचे घुस दिखाने की बात करती है, ये भी हमारे ऊपर लाती है। ये बात बड़े इसमें वो आज भी हम देखते हैं, यानी 104 साल पहले की बात आज भी हम देखते हैं कि हमें डिग्निटी क्या है और हमारे नीचे ऊपर की बात क्यों हमारे ऊपर ला दी जाती है। और फायदे होते हैं, यदि 15% लोगों को फायदा होता है तो वो फायदा सरी का नहीं होता है। ऐसा कहते 15% लोगों को यदि फायदा होता है तो फायदा भी तो सभी सरी का होना चाहिए, लेकिन वहां फायदा भी सभी को सरी का नहीं होता है, और नुकसान होता है तो नुकसान भी सभी को सरी का नहीं होता है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। यदि फिर नुकसान सभी को सरी का नहीं होता और फायदा भी सभी को सरी का नहीं होता, फिर बेनिफिशियरीज या रूलिंग माइनॉरिटीज के बारे में ब्राह्मण फिर किसको? फिर समता को जो
विरोध करता है, समता का जो कट्टर विरोधक है, समता जो नहीं चाहता है, या वो विषमता का प्रतीक है, जो यानी विषमता का प्रतीक है, या और बुद्धि चातुर्य के बलबूते पे वो समाज को भड़काता है, यानी एक दूसरे को ब्राह्मण का जो डेफिनेशन किया कि भाई समता का विरोध करने वाला, समता का कट्टर विरोधक या विषमता का प्रतीक, और समाज में एक अपने बुद्धि चातुर्य से एक दूसरे को भड़काने वाला। फिर बनिया की डेफिनेशन का कार्य करते थे, जो आर्थिक शोषण तो करता है लेकिन भांडवली शाही का पुरुष करता है। यहाँ जो भी बनिया है, आज हम देखते हैं, जो हमारे जितने भी हम पीछे क्लासेस में देखे थे कि भाई यहाँ की अर्थव्यवस्था किसके हाथ में है। यदि 1% लोगों के हाथ में 75-77% अर्थव्यवस्था है, हमारे हाथ में क्या है, तो फिर वो फिर किसका फायदा कर रही है, ये बात हमने सोचना चाहिए। फिर बड़ा जमींदार की बात है, तो बड़ा जमींदार फिर वो क्या करता है, तो वो जमींदार यानी छोटा जमींदार रहो, काश्तकार रहो, श्रमिक रहो, दुर्बल रहो, इनको प्रताड़ित करके उसको लूटने वाला वर्ग है या उसको अन्याय करने वाला वर्ग भी कहा जाता है। फिर अब ये यदि बेनिफिशियरीज यदि रूलिंग क्लास में है, तो ये बेनिफिशियरीज में फिर हम जो विक्टिम से अप्रेस्ड क्लास जिसको हम कहेंगे, तो अप्रेस्ड सोशल सोसाइटी में फिर ओबीसी की बात करेंगे। ओबीसी जिसके सामाजिक विषमता की प्रताड़ना कम हुई रहे होंगे, लेकिन आज भी हम देखते हैं ओबीसी समाज की हालत क्या है। क्या वो उसके ऊपर कम अन्याय हुए होंगे, वो कम प्रताड़ना हुई होंगी, लेकिन आज भी ओबीसी समाज जितना सफर हो रहा है, वो एक नहीं हो रहा है। किसकी वजह से एक नहीं हो रहा है? कास्ट की वजह से। फिर मैं आगे आके कास्ट को मैं थोड़ा डिफाइन करूंगा, मेरा तो ऐसा समय बचेगा। और दूसरी बात जो कही है, दूसरे वो विक्टिम्स में दूसरा क्लास आता है, एसटी, डीएनटी, विजेएनटी, आईएनटी, ये क्लास आता है। ये समाज व्यवस्था को नकार के, यहाँ की समाज व्यवस्था को नकार के ये लोग अनसिविलाइज यानी जंगल में चले गए। अपने आप को ये मान नहीं हुआ, इनका अपोज किया, यहाँ की समाज व्यवस्था को अपोज किया, वो जंगल में चले गए, अनसिविलाइज रहे, और वो हिली एरिया में जंगल में बस गए। इसलिए वो सिविलाइज का उनका कोई संबंध ही नहीं आया। फिर हजारों साल तक वो वहीं। फिर तीसरा क्लास जो है शेड्यूल कास्ट, जो अनटचेबल कहते, अस्पृश्य कहते, जिनका सबसे, क्योंकि वो समाज व्यवस्था में रहे, लेकिन उनके साथ इतनी प्रताड़ना हुई कि भाई तुम इस गांव में, यदि हम देखते हैं पिछले अभी हिस्ट्री हमारे पुणे में जो पेशवा ने जो किया कि भाई यदि तुम्हारी छाव भी पड़ जाती है, तुमको यदि आने के है तो छाव भी पड़ जाती है, तो वो अशुद्ध, वो विशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो आप यदि आ रहे हैं तो कुछ तो भी बजाते हैं, कुछ तो भी आवाज करते हो, या आप अनटचेबल लेकर के पहचानने वाले गले में काला धोरा धागा बांधो या हाथ में काला धागा बांधो, या फिर आ रहे हैं तो आपके आने से, आपके पैर पड़ने से यदि यहाँ की जमीन, यहाँ की जो रास्ता गंदा हो जाता है तो पीछे झाड़ू लगाओ। और आप यदि रास्ते में थूकने से अशुद्धता हो जाएंगी, यहाँ धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये बात करते इसके गले में आप मटका लगाओ। ये तीसरा। और चौथा क्लास जो है रिलीजियस माइनॉरिटी, ये जो 85 क्लास में जो ये 4 वर्ग की जो स्थापना मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो डिप्रेस क्लास या जो अप्रेस क्लास या विक्टिम्स जो इसको कहते हैं, जिसको मैं रिलीजियस माइनॉरिटी कहूँ, जिन्होंने अन्याय अत्याचार का, इनको इसके उत्पीड़न होके, इनके उच्च नीचता के समाज से व्यवहार में अपने साथ एक हो रहा है, ये सब छोड़ के फिर ये लोगों ने क्या किया, भाई चलो कम से कम अपन दूसरा धर्म स्वीकार लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने धर्मांतर किया। और धर्मांतर करने वाला मुझे आज भी लगता है मुस्लिम्स है या जितना भी लोग, ये सभी समाज ये इनसे प्रताड़ित होके इन्होंने धर्मांतर किया है। अब ये यदि बात आती है तो फिर हम आगे जाके यदि फिर ये क्यों हो रहा है, फिर हम जब बोलते हैं कास्ट इज अ नोशन, कास्ट की इतनी बड़ी धारणा है, क्यों धारणा है भाई? क्योंकि हमारे ऊपर जो वेदों पुराने श्रुति स्मृति ने लादा हुआ है, श्रुति स्मृति का हम इसको विरोध नहीं कर सकते, ये हमारे लिए रूल्स है। ये यदि हमारे लिए रूल्स है तो फिर इसकी हम विरोध नहीं करते। इसलिए फिर वो यस डुमोन का घोषवाक्य अपन यदि ये करते तो हाईलाइट करते, जो तर्क नहीं करेगा या जो विवेक नहीं करेगा वो धर्मांध है, और जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, या जो तर्क या जो विवेक नहीं करता, साहस नहीं कर सकता, वो दास है या गुलाम है। ये बात वो कहते। फिर हमारे ऊपर ये गुलामी की बात, हम ये जो भी धर्मांध हमारे ऊपर लादी हुई है, जो वेदों से हमारे ऊपर ये सब अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, हम उसको अपोज नहीं कर रहे। यानी ये धारणा या अन्याय अत्याचार से भी ज्यादा मूर्खतापूर्वक है, ऐसे मुझे लगता है। इसका एग्जाम्पल आप देखो, अभी करंट एग्जाम्पल देखो, यूपी का एक एमपी, यूपी का अस्पृश्य समाज का एमपी एक जमींदार के घर जाता है, और जमींदार के घर जाते वक्त
उसको वहां कप में चाय नहीं मिलता तो यहाँ डिस्पोजल ग्लास साथ में लेके जाता है। अभी आप व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा या पेपर में पढ़ा होगा, डिस्पोजल ग्लास लेके जाता है। इसके माइंड में क्या रखा है आज? इसके माइंड में आज भी किसका राज चालू है? क्या ये मूर्ख नहीं है? क्या ये दास नहीं है? क्या ये गुलाम नहीं है? वहां जाके उसको चेयर ऑफर करता है तो नीचे बैठता है। इसके माइंड में क्या है? नीचे बैठ के चाय पीता है और वो ग्लास उठा के लेके जाता है। यानी आज आने 21वीं सदी में भी ये कास्ट हमारे ऊपर इतनी हावी हो चुकी है कि हमारे लोग आज भी गुलाम बन चुके हैं। और दूसरा एग्जांपल मैं अभी का लाइव एग्जांपल देता हूँ। हमारा महामहिम राष्ट्रपति कहाँ गया था? पुरी के मंदिर में। कहाँ गया था? साउथ के मंदिर में। क्या क्या इनके साथ? अनटचेबल है, अछूत है, उसको मंदिर में प्रवेश नकारा गया। क्यों नकारा गया? अनटचेबल है करके। और बड़ा सा सोफा लगा के वो पायरी के पास उनको पूजा पाठ करा गया। क्या हमारे लोग, जहाँ हम टार्गो की स्टडी करते हैं भैया, अनुसरण की बात करते हैं, समराइज करिए सर, समराइज करिए सर। तो वो यदि हम इसकी बात करते हैं तो क्या करते हैं लोग? क्या हम वो हमारे राष्ट्रपति से मेरे जो शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग या डिप्रेस क्लास के लोग ये क्या सोचेंगे? अरे भाई राष्ट्रपति वो तो मानता है, तो फिर हमारा दिमाग कहाँ जाएगा? तो ये मास्टर हम जब तक हम ये नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बात कुछ हजम होने लायक नहीं है। और ये यदि हमको ये यदि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें यहाँ शिक्षा अच्छी नहीं मिली। यहाँ शिक्षा जो मिल रहे, क्योंकि अशोका काल में ये वर्ण व्यवस्था पूरा खत्म हो गई थी। वर्ण व्यवस्था मौर्य काल में खत्म हो गई थी और वहां पे सभी को सोच विचार करने वाली शिक्षा मिली। सभी को अच्छी तरह पे शिक्षा, यानी आयु के 20 साल तक, यानी 6 से 20 साल तक उसको सोच विचार करने वाली शिक्षा मिली। उसके साथ उसी को धन संचय करने का भी उसका अधिकार मिला। उसके साथ साथ उसको अपना व्यवसाय करने का भी उसको अधिकार मिला और उसको शस्त्र बांटने का भी अधिकार, यानी अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सब बात मिली। आज हमें मिल रही क्या? आज हमारे ऊपर जो शिक्षा लादी जा रही है, क्या हम इंडिपेंडेंट है? क्या हमें वो शिक्षा से कोई फायदा हो रहा है? क्या हम सोच विचार करने वाला समाज बन पा रहा है? यदि हमें हो नहीं पा रहा है तो मुझे लगता है कि इसको चेंज करना चाहिए। और चेंज MKSOT के माध्यम से ही, PBSC के माध्यम से भी हमारे ट्रेनर्स पैदा होंगे और ये ट्रेनर्स के माध्यम से हम सोच विचार करने वाला समाज डेफिनेटली बनाएंगे। ये मैं आशा व्यक्त करता हूँ। सोच विचार समाज करने वाला समाज बनाएंगे और अशोका का राज आएगा और भय मुक्त समाज आएगा। जो भी हमारे राष्ट्रपति जैसे लोग ये बात कर रहे हैं उसको मैं डिनाई करता हूँ। और इसके जो इसलिए बाबा साहब कहते हैं आपको यदि ये जात को खत्म करना है या ऐसा नहीं जाएंगे, इसलिए आप वेदों और धर्मशास्त्रों का डायनामिट लगा के उड़ाओ। ये जब तक डायनामिट लगा के नहीं उड़ाओगे तब तक ये जात खत्म नहीं होगी। इसलिए बाबा साहब बहुत सारे एग्जांपल देते हैं। हम मेरे एनिमेशन कास्ट में जाएंगे तो बहुत सारे उदाहरण, वहां नहीं जाऊंगा मैं। सर थैंक यू सर। सर बहुत बड़ा सर, और भी वक्ता बहुत हैं आज। मुझे मालूम है आपके पास बहुत मसाला है, लेकिन वो मजबूरी है हमारी।